इकः ह्रस्वोऽङ्ग्यो गालवस्य। इकः षष्ठी का एक वचन, ह्रस्व प्रथमा का एक वचन, अंग्यः षष्ठी का एक वचन, गालवस्य एक वचन। न अंगी अंगी, तस्य अंग्यः, और तो कोई समास नहीं है। अर्थ होगा सूत्र का अंग्यन्तस्य इगन्तस्य, अंग्यन्तस्य इगन्तस्य उत्तरपदे परतः ह्रस्वो भवति विकल्पेन गालवस्य आचार्यस्य मतेन। मतलब विकल्प से कही, चाहे गालव आचार्य के मत में कही, ये बात एक ही है। जो अंग्यंत इगंत, एक तो आपका ङी से एक है, ठीक है ना, ङी से इगंत है, और मतलब ङीम गिश गिन से होगा। एक उसके अतिरिक्त भी इगंत होते हैं, और ह्रस्व ई है तो भी इगंत है, ऊ है तो भी इगंत है। तो दोनों के लिए कह दिया यहाँ पर कि उसको ह्रस्व होता है यदि उत्तर पद परे हो तो। उदाहरण बनेगा ग्रामण्याः पुत्रः इति ग्रामणी पुत्रः, ग्रामणी पुत्रः, एक बार ह्रस्व होगा एक बार नहीं होगा। ब्रह्मबन्ध्वाः पुत्रः इति ब्रह्मबन्धु पुत्रः, ब्रह्मबन्धु पुत्रः। एक तद्धिते च, एक लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, तद्धिते सप्तमी का एक वचन, च अव्यपदम। एक शब्दस्य ह्रस्वो भवति तद्धिते उत्तरपदे परतः। तद्धित उत्तर पद में हो तो एक शब्द को ह्रस्व हो जाता है। एकस्याः भावः इति एकत्वम, तो ह्रस्व करने की स्थिति कब उत्पन्न होगी, जब वो स्त्रीलिंग में होगा। और उत्तर पद में कुछ भी होना चाहिए, तद्धित होना चाहिए, कुछ और नहीं लेना आपको। तो त्व, तल इत्यादि शब्द ले लेंगे। तो एकस्य भावः इति एकत्वम, एकता, उत्तर पद के परे रहते है ना। तद्धिते उत्तर पदे च परतः, तद्धित भी परे हो सकता है और उत्तर पद के परे रहते हुए। तो एकस्याः क्षीरम इति एक क्षीरम, एकस्याः दुग्धम इति एक दुग्धम, ये सब क्या है ना, ये सब स्त्रीलिंग में है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है, आगे है ज्ञापोह संज्ञा छंदसोर बहुलम, यही है ना। ज्ञापोह षष्ठी का द्विवचन, संज्ञा छंदसोह सप्तमी का द्विवचन, बहुलम प्रथमा का एक वचन। नीच आप च इति ज्ञापौ, तयोः ज्ञापोः। संज्ञा च छंदश्च इति संज्ञा छंदसी, तयोः संज्ञा छंदसोः। अर्थ करेंगे, ऊपर से वृत्ति आ रही है ह्रस्व की, 65 तक चलेगी तो ह्रस्व की वृत्ति चल रही है। अर्थ होगा सूत्र का ण्यन्तस्य आबन्तस्य च उत्तरपदे परतः, ण्यन्तस्य आबन्तस्य च उत्तरपदे परतः संज्ञायां विषये छंदसि विषये च, यथासंख्य नहीं लेंगे किंतु दो इधर भी है दो उधर भी है। तो ण्यन्तस्य आबन्तस्य च उत्तरपदे परतः संज्ञायां विषये छंदसि विषये च बहुलम ह्रस्वो भवति। कहते हैं ण्यन्त और आबंत को ह्रस्व होता है उत्तर पद के परे रहते, या तो संज्ञा विषय हो या फिर छंद विषय हो। उदाहरण देंगे हम आपको, रेवत्याः पुत्रः इति रेवती पुत्रः, रोहिण्याः पुत्रः इति रोहिणी पुत्रः। तो इन सब में क्या कहते हैं, पुंवत भाव नहीं हो रहा है, क्योंकि न तो ये बहुव्रीहि समास है कि समानाधिकरण हो, न कर्मधारय है। इस कारण से तो पर ह्रस्व करेंगे तो रेवत्याः पुत्रः इति रेवती पुत्रः, रोहिणी पुत्रः, भरणी पुत्रः। बहुल वचन करके कहा है कि बहुलम भवति, तो कहीं कहीं नहीं भी होता है, जैसे भरण्याः पुत्रः इति भरणी पुत्रः। ठीक है, इसी प्रकार से नान्द्याः करः इति नान्दीम करोति इति नान्दी करः, नान्द्याः घोषः इति नान्दी घोषः, नान्द्याः है ना विशालः इति नान्दी विशालः। तो इन सब में नहीं भी हुआ, ये सब क्या है, ण्यंत है। ण्यंत होते हुए भी उत्तर पद के परे रहते नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बहुलम कहा है तो वहाँ नहीं हुआ। ण्यंत का वेद विषय में पहले छंद में था, अब संज्ञा में था, अब छंद में देखिए, कुमारीम ददति इति कुमारीदाः, है ना, कुमारीम ददति इति कुमारीदाः, उर्वीम ददति इति उर्विदाः, नहीं भी हुआ।
फाल्गुनी पौर्णमासी, जगती छंदः। ये सब क्या थे? छंद विषय में थे, वेद के प्रयोग थे, फिर भी नहीं हुआ यहाँ पर। आबंत का देखिए, है ना, शिलाम वहती थी शिलवहम, शिलाम वहती थी शिलवहम, शिलायाः प्रस्थमिति शिलप्रस्थम, नहीं हुआ लोमकायाः गृहमिति लोमकागृहम, लोमकाशंडम। आबंत का वेद विषय में, अजायाः क्षीरमिति अजक्षीरम, अजक्षीरेण जुहोति, बकरी के दूध से हवन करता है। ऊर्णम मृदाम पृथिवीम विश्वधायसम, तो ऊर्णाम मृदम इति ऊर्णम मृदाम, यहाँ पर क्या हो गया? ह्रस्व हो गया। और नहीं हुआ ऊर्णा सूत्रेण, ऊर्णायाः सूत्रमिति ऊर्णा सूत्रम, ऊर्णा मने ऊन, ऊर्णा मने ऊन, और उसका जो धागा, तो ऊर्णा सूत्रेण कवयो वयंती। अब इस मंत्र से बताते हैं कि ये कपड़े बनाने की विद्या भी वेदों में है ना, तो इससे ये मतलब पता पड़ता है। चलिए, हो गया। तो न्यापो संज्ञा छंदसो और बहुलम, तो दोनों के उदाहरण आपको न्यंत में भी मिले, दोनों में आपको आबंत में भी मिले, और दोनों में आपको बहुल करके भी मिले, कि कहीं कहीं पर नहीं भी होता है। त्वे च, यहाँ पर न्यापो की वृत्ति आएगी। त्वे सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम। त्व प्रत्यय परतः न्यापो बहुलम ह्रस्व भवति। त्व प्रत्यय के परे, त्व प्रत्यय वही तस्य भावस्तलव से, तो उसके परे न्यंत और आबंत को बहुल करके ह्रस्व होगा। अजाया भावम इति अजत्वम, तो अजा अगत्व, अजा को क्या हो गया? ह्रस्व हो गया। रोहिण्यः भाव इति रोहिणीत्वम, और कहीं कहीं नहीं भी होता है, अजात्वम भी बनता है, रोहिणीत्वम भी बनता है। तो दोनों प्रकार के उदाहरण आपको देखने में उपलब्ध होते हैं। इष्टकेशी का मालानाम चिततूल भारिषु, इष्टकेशी का मालानाम षष्ठी का बहुवचन, चिततूल भारिषु सप्तमी का बहुवचन। अर्थ करेंगे, समास करो पहले। इष्टका च इशिका च माला च इति इष्टकेशी का मालाः तेषां मालानाम, और चितंच तूलंच भारी च इति चिततूल भारिणः तेषु चिततूल भारिषु। अर्थ कर लीजिए। इष्टका इशिका माला इत्येतेषां ह्रस्वो भवति यथा संख्यं चिततूल भारिन् इत्येतेषु उत्तरपदेषु। क्रमशः ये उत्तर पद में हों, यानी इष्टका को ह्रस्व होगा चित के परे रहते, इशिका को ह्रस्व होगा तूल के परे रहते, और माला को ह्रस्व होगा भारिन के परे रहते, मतलब इनके उत्तर पद रहते। तो उदाहरण बनाएंगे। इष्टका को किसके परे रहते हो रहा है? चित, तो इष्टकया चितम इति इष्टक चितम, इष्टिकाओं से जो चिना हुआ। इष्टका इष्टिका दोनों होता है, ईंट की संस्कृत होती है, तो उसे जो यज्ञ वेद इत्यादि का चयन करते हैं, तो इष्टकया चितम अथवा इष्टकाभिचितम इति इष्टक चितम, तो इष्टक को चित के परे रहते ही होगा, यानी उनके द्वारा जो चुना हुआ स्थान। आगे चलिए। इशिकाणाम तूलम इति इशिक तूलम, क्या होता है इशिक तूलम? इशिक मने नहीं पता, सीख की झाड़ू को इशिक तूलम बोलते हैं। इतने तो सामान्य है बिल्कुल। इशिक मने होता है सीख, ठीक है ना, और उसका जो तूल, मतलब उसको जो इकट्ठा कर लिया। इशिकाणाम तूलम इति इशिक तूलम। और मालाम भर्तुम शीलम अस्याह, ऐसा विग्रह करके सुप पे जातो निनिस ताच्छल्य से क्या कर लेंगे? निनि प्रत्यय कर लेंगे, तो माला आगे अम और भ्री धातु से निनि प्रत्यय होगा, वृद्धि इत्यादि करके बन जाएगा भारिन। तो शीलम अस्याह जब स्त्रीलिंग करेंगे, इधर माला को ह्रस्व होकर के क्या बन जाएगा? माल भारिणी कन्या, यानी हमेशा माला गजरा इत्यादि पहनने के स्वभाव वाली जो कन्या। तो इशिक है ना, इष्टकचितम इशिकतूलम
और मालभारिणी, ये उदाहरण बनेंगे इसके। खित्यनव्ययस्य, खिति सप्तमी का एक वचन, अनव्ययस्य षष्ठी का एक वचन। ह्रस्व की अनुवृत्ति चल रही है। खिदन्ते उत्तर पदे अनव्ययस्य ह्रस्वो भवति। खिदंत उत्तर पद में हो तो अनव्यय को ह्रस्व होता है। खिदंत यानी वही जो आपके खच खश इत्यादि प्रत्यय होंगे उनके उत्तर पद रहते हैं। तो कालिम मन्या, आत्मानं कालिम मन्यते इति कालिम मन्या। आत्मा ने खष्ट से क्या हो जाता है यहाँ पर, खश है ना, क्या प्रत्यय होता है, खश होता है। तो आत्मानं कालिम मन्यते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काली आगे अम, आगे मन धातु से क्या रखेंगे, खश, फिर अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोप कर दीजिए उपपद समास करके। उसके बाद फिर शीत होने से सार्वधातुक संज्ञा शन आएगा। खिदंत उत्तर पद रहते, काली को क्या हो जाएगा, मुम आगम। वो हम लोग ने मुम आगम किया या ह्रस्व किया, इससे ह्रस्व करेंगे ना इससे, तो इससे ह्रस्व हुआ तो काली बना। अब उसके बाद अगला सूत्र लगेगा अरुर्ध विशद जंतस्य मुम, आगे आप आगे पढ़ने वाले हैं। इससे क्या हो जाएगा, मुम आगम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कालिम मन्या, स्त्रीलिंग है इसलिए कालिम मन्या। ठीक है। इसी प्रकार से आत्मानं हरिणीम मन्यते इति हरिणीम मन्या, अपने को एकदम हिरणी के समान मानती है उसको कहेंगे हरिणीम मन्या। आगे चलिए, अरुर्ध विशद जंतस्य मुम, अरुर्ध विशद जंतस्य षष्ठी का एक वचन, मुम प्रथमा का एक वचन। ऐसे करिए, पहले समास करो। अच अंते यस्य स अजंतः, अरुश्च द्विषच्च अजंतश्च इति अजंतम तस्य अजंतस्य। अनुवृत्ति किसकी आ रही है, खिति की आ रही है और अनव्ययस्य की आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, अरुस् द्विषत् इत्येतयोः अजन्तानां च अनव्ययानां खिदन्ते उत्तरपदे मुम आगमो भवति। अजन्तानाम् अनव्ययानाम् अरुस् द्विषत् इत्येतयोश्च खिदन्ते उत्तरपदे मुम आगमो भवति। कहाँ ध्यान है मनीषा, है ना। अनव्यय अजंत शब्द हो अथवा अरुस और द्विषत शब्द हो तो उसको मुम आगम होगा, खिदंत उत्तर पद में रहते। तो अरुण तुदह, विद्वरुषोस्तुदह से खश प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अरुस को करेंगे तो अरुंशी तुदति इति अरुण तुदह, अरुण तुद कष्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, तुद आगे खश, खश का बचा अ, तो अरु तुद, अरुस जो है वो अनव्यय है तो इसको क्या हो जाएगा, मुमागम होगा तो बन जाएगा अरुण तुदह। ऐसे ही द्विषंत पह, द्विषत पर तापे से होगा तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आपका जो सकार अंत में होगा ना, मुमागम करोगे तो क्या बनेगा, अरुंस, फिर सकार का संयोग अंत से लोप हो जाएगा तो बन जाएगा अरुण तुदह। ऐसे द्विषत का भी यही होगा, द्विषंत, फिर तकार का संयोगांत लोप हो जाएगा। क्यों, संयोगांत से पदस्य लोपो भवति, जो अंतर्वर्तनी विभक्ति थी उपपद समास के समय उसको मान करके पद संज्ञा करोगे और संयोगांत के उसका लोप कर देंगे तो दोनों में लोप हो जाएगा। और बाकी वैसे इनकी सिद्धियां आप लोग पहले पढ़ चुके हैं तृतीय अध्याय में, अब वहाँ पर भी एक बार निकाल करके देख सकते हैं, ठीक है। और अजंतों के उदाहरण है कालिम मन्या, हरिणिम मन्या, है ना। अरुस द्विषत तो क्या थे, आपके शब्द दिए थे और इधर ये दिया था। इच एकाचुम प्रत्यय वच्च, अच्छा द्विषंत तप में खच प्रत्यय होगा, वो भी द्विषत उपपद रख करके तप धातु से पहले निच करोगे, तापी रखोगे, खच करेंगे, अनिडाद्यार धातु के प्रत्यय णी का लोप होगा और खची ह्रस्व से ताप को ह्रस्व भी होगा तो बनेगा तप शब्द। हालांकि पहले सब सिद्धि आपको बता चुके हैं, पुनरपि एक बार आप इसको देख लीजिएगा। इच एकाचुम प्रत्यय वच्च, इचः षष्ठी का एक वचन, एकाचः षष्ठी का एक वचन, अम प्रथमा का एक वचन, प्रत्ययवत अव्ययपदम च अव्ययपदम। समास, एकः अच यस्मिन् स एकाच, तस्य अम च इति अम, एक शेष हुआ, अम प्रत्ययवत में कर रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा, अम च इति अम। उसके बाद नहीं, अम प्रथमा का एक वचन है, प्रत्ययवत तो लगे, प्रत्यय से ही वो प्रत्ययवत। अर्थ करेंगे सूत्र का,
खिदंते उत्तर पदे, खेती उत्तर पदे की वृत्ति आ रही है। खिदंते उत्तर पदे इजंतस्य एकाचः अम आगमो भवति। इतना पहले आपने किया। खिदंते उत्तर पदे इजंतस्य एकाचः अम आगमो भवति। सच अम प्रत्यय है ना, सच अम प्रत्ययवच्च भवति। अम प्रत्ययवत अर्थात द्वितीयैक वचनवत अम है ना, सोजस अम। तो वो जो अम होता है उस अम को हम द्वितीया का एक वचन जो अम है उसके समान मानेंगे, इसलिए वहां पर 2 बार अम कर दिया। अम च, एक तो पहले अम आगम होगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वह अम द्वितीय विभक्ति के अम के समान माना जाएगा। तो जो कार्य वहां पर होते हैं उसके पहले वो सारे कार्य यहाँ पर भी होंगे। तो खिदंत उत्तर पद रहते करना है। तो उदाहरण बनेगा गाम मन्यते है ना, इति गाम मन्यः। ठीक है, और क्या होगा, ऐसे ही श्रियम मन्यते इति श्रियम मन्यः, स्त्रियम मन्यते इति स्त्रीम मन्यः, और नरम मन्यः, भ्रुवम मन्यः, ये सब शब्द चलेंगे आपके। तो इन सब में प्रत्यय क्या होगा, खित प्रत्यय में क्या होगा, आप माने खश्च, मन धातु से तो खश प्रत्यय का ही विधान किया गया है। तो अब सिद्धि में क्या करेंगे, आपने कहा कि उसको अम प्रत्यय के समान कार्य होगा। तो सबसे पहले तो ये होगा कि उस अम को हम विभक्ति मानेंगे। सबसे पहले क्या होगा, उस अम को हम विभक्ति मानेंगे क्योंकि वो द्वितीया के समान माना जा रहा है। विभक्ति मानने से मकार की इत संज्ञा नहीं होगी, मकार की इत संज्ञा नहीं होगी क्योंकि वो विभक्ति में वर्तमान हो गया। तो न विभक्त तो उसमें से निषेध हो जाएगा। एक बात हो गई। अब उसके बाद देखिए आप, गो आगे मन्य था, आपने कौन सा आगम किया, अम आगम किया। क्या आगम किया हमने, अम आगम किया। अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा औतोम शसो हो। उस अम और शस के पहले क्या होता है, ओकार को आकारादेश होता है। तभी आप रूप चलाते हो गहु गावो गावह, गाम गावो गाह, तो उसको क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, आकारादेश हो जाएगा। उसका फिर पर अमी पूर्वा लगा करके गाम बन जाएगा। तो गाम मन्य हो गया, एक सिद्धि बन गई। दूसरी देखिए स्त्रीम मन्य, स्त्रियम मन्य है ना, यहाँ पर भी क्या होगा, अच्छा दूसरी बात यह है कि जैसे वो वाला जो अम है वो प्रत्यय माना जाता है, आगम नहीं माना जाता है। ऐसे ये भी आगम नहीं माना जाएगा, फिर तो ये भी क्या बैठेगा, पर में बैठेगा। क्योंकि आगम किस ये हो किसको रहा है, मतलब हम इसको पर ही मानेंगे। आगम की दृष्टि से भी वो वहीं पर बैठता, किंतु इसको हम क्या मानेंगे, पर ही मानेंगे। और पर मान करके यदि ये आगम होता, बहुत सारी बातें हैं, यदि ये आगम होता तो औतोम शसो लगते समय वो सूत्र कहता है कि अम और शस के परे रहते। तो परे कहाँ हो जाता, वो तो अम उसी का भाग माना जाता। यद आगमा तद्गुणी भूता तदग्रहणेन गृह्यन्ते, आगम जो होते हैं जिसको होते हैं वो उसी के भाग माने जाते हैं। तो यदि वो गो को हो रहा था तो अम किसका भाग माना जाता, गो का। फिर वो ओकारांत नहीं बनता, ओकारांत नहीं बनता तो, और फिर अम परे नहीं बनता। तो हमें पूरी स्थिति वो चाहिए कि वो विभक्ति है और वो क्या है, प्रत्यय है। तो हम इसको पर में करेंगे। ऐसे देखने में आपको लग रहा है कि गो के परे ही अम होता, अंतिम से परे भी होता तो भी अम होता, किंतु यदि आगम के रूप में होता तो अम किसका भाग माना जाता, गो का माना जाता, क्योंकि आगम जिसको होते हैं वो उसी के भाग माने जाते हैं। ठीक है, तो उसी का भाग माना जाता। जब वो उसी का भाग माना जाता तो अम परे नहीं रहता और ओकार से उत्तर नहीं होता। जैसे इट को हम प्रत्यय का भाग मान लेते हैं, तो इस कारण से उसी प्रकार से ये भी होता। तो 2 कार्य हो गए। पहला तो विभक्ति माने गया ये, तो मकार की संज्ञा नहीं हुई। दूसरा ये प्रत्यय माना गया, इसलिए ये उसी का भाग न बन करके अम परे रहते कार्य हो गया, तो गाम मन्य बन गया। अब आ गया ये उसके आगे सूत्र स्त्रिया वाम शसो हो, है ना। तो वो क्या करता है, वाम शसो से क्या होता है, इयंगादेश विकल्प करके होता है। तो इयंगादेश भी विकल्प से हो जाएगा, अम के परे रहते। तो स्त्रियम मन्यः और स्त्रीम मन्यः दोनों रूप बनेंगे। उसके बाद और आगे चलिए, फिर जिस पक्ष में यंगादेश नहीं हुआ तो केवल अमी पूर्व से पूर्व रूप का आदेश होकर के स्त्रीम मन्य बन जाएगा। और क्या था आपका, नरम मन्य है। और क्या है उदाहरण, नृ, है ना। तो नरम मन्य, यहाँ पर भी क्या होगा, नृ शब्द से आपने अम किया, नृ मन्य, फिर यहाँ पर अम आगम हुआ। अब ये जो अम है ये क्या माना गया, विभक्ति,
यानी ये सर्वनाम स्थान माना गया। तो ऋतों की सर्वनाम स्थान से अम सर्वनाम स्थान के पर रहते गुण हो गया, तो क्या बन गया, नरम बन गया। नहीं तो यणादेश होकर के नरम मन्य ऐसा बनता, तो ये लाभ हो गया इसको। और श्रियम मन्य भ्रुवम मन्य में भी अम को आजादी माना गया, उसके परे रहते माना गया, आगम नहीं माना गया। तो उससे क्या हो गया, अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंगु वंगों से उसको यंगादेश होगा। तो श्रियम मन्य भ्रुवम मन्य। तो बात समझ में आ गई। ये अम आगम होते हुए भी उसको कह दिया गया कि उस अम के समान माना जाएगा। तो उस अम के समान मानने से क्या क्या लाभ हुए, विभक्ति बन गई, प्रत्यय माना गया, इसलिए ये पर में हुआ, उसी का भाग नहीं बना। और औतम शसो लग गया, अचिष्णु धातु भ्रुवाम लगा, वाम शसो लगा। तो जो कार्य उस औरतों की सर्वनाम स्थान लगा, तो जो कार्य उसको विभक्ति मान करके होते हैं वो सारे कार्य क्या हो गए, यहाँ पर हो जाएंगे। इसको याद रखना है, बहुत काम का सूत्र है, ठीक है ना। कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो हमेशा स्मरण में रखने चाहिए। आगे चलें। वाचम यम पुरंदर औच, वाचम यम पुरंदर औच, वाचम यम पुरंदरो प्रथमा का द्विवचन चव्यपदम, वाचम यमश्च पुरंदरश्च इति वाचम यम पुरंदरौ इत्येतौ शब्दौ निपात्येते, है ना। तो वाचम यम पुरंदर, इनमें पूर्व पद को मुम आगम करके निपातन किया गया है। तो पुरम दरती इति पुरंदरः वाचम यम आस्ते। तो वाची यमोव्रते से खच प्रत्यय और पुरंदरः में पूह सर्वयोर दारी सह से खच प्रत्यय। तो इन दोनों में क्या हो गया, निपातन किया गया। तो वाचम यमः, और तो निपातन करने से क्या हो गया, अम आगम निपातन किया जा रहा है, नहीं तो वैसे मुम आगम होता था। तो वाच आगम मतलब सूत्र से भी कह सकते थे, इन्होंने इसको निपातन से कर दिया, तो वाचम यमः पुरंदरः बन गया। कार्य सत्यागतस्य, कार्य सप्तमी का एक वचन, सत्यागतस्य षष्ठी का एक वचन, सत्यंच अगदश्च इति सत्यागदम तस्य सत्यागदस्य। कार शब्दे उत्तर पदे सत्य अगद इत्येतयोः मुम आगमो भवति। कार शब्द उत्तर पद में हो तो सत्य और अगद को मुम आगम होगा। सत्यम करोति इति सत्यंकारः, सत्य उपपद रख के क्रिया धातु से अण प्रत्यय, तो सत्यंकारः। और अगदम करोति इति अगदंकारः। तो यहाँ पर क्या हो गया, मतलब सत्य करने वाला, अगद मतलब चिकित्सा करने वाला। तो इन सब में वही पहले मुम कम्मा को, उस वक्त फिर क्या करेंगे, अनुस्वार, अनुस्वार को परसवर्ण करके अगदंकारः और सत्यंकारः। शेन तिलस्य पाते ये, शेन तिलस्य षष्ठी का एक वचन, पाते सप्तमी का एक वचन, ये सप्तमी का एक वचन। शेनश्च तिलश्च इति शेन तिलम तस्य शेन तिलस्य। शेन तिल इत्येतयोः ञ प्रत्यये परतः पात शब्दे उत्तर पदे, ये प्रत्यये पात शब्दे उत्तर पदे मुम आगमो भवति। शेन और तिल शब्द को मुम आगम होगा यदि या प्रत्यय परक पात शब्द उत्तर पद में हो, तो मतलब या प्रत्यय किया हुआ जो पात शब्द होगा उससे। तो शेनस्य पातः अस्याम क्रीडायाम इति शयनम पाता क्रिया। तो वो सूत्र है ना, तदस्याम घया सास्याम क्रियेति यहाँ। तो पहले पातः को आपने घयंत बनाया, फिर उसके बाद घयंत शब्द से या प्रत्यय किया, अस्याम क्रीडायाम इस अर्थ में। तो शेनों का गिरना है ना, इसी प्रकार से तिलम पातः अस्याम क्रियायाम, तिलों का गिरना खेलना है, ये जिस क्रीड़ा में हो उसको कहेंगे शयनम पाता क्रिया और तैलम पाता क्रीड़ा। क्रिया कहिए चाहे क्रीड़ा कहिए। तो शयनम पाता मृगया, शेन का गिराना है जिस क्रिया में, तो शेन को कैसे गिराएंगे, वही बाण से मार करके। तो मृगया मतलब शिकार, तो जिस शिकार में बाज पक्षी का शिकार किया जा रहा हो। और तैलम पाता, तो इनसे मैया प्रत्यय होगा, फिर पूर्व पद में आदि एच को वृद्धि हो करके शयनम पाता तिलम पाता, ठीक है। उसके बाद सूत्र है रात्रि कृति विभाषा। रात्रि षष्ठी का एक वचन, कृति सप्तमी का एक वचन, विभाषा प्रथमा का एक वचन। कृदंते उत्तर पदे रात्रि शब्द से विभाषा मुम आगमो भवति। कृदंत शब्द उत्तर पद में हो तो रात्रि शब्द को विकल्प से मुम आगम होगा। रात्रिम चरति इति रात्रौ चरति इति रात्रिं चरः। चरिष्टः अधिकरण को पद रख के चर धातु से टप प्रत्यय करेंगे, तो रात्रौ चरति इति रात्रिं चरः विकल्प से होगा, तो रात्रि चरः। रात्रिम अटः रात्रि अटः, एक बार हुआ एक बार नहीं हुआ।
तो मुम आगम का प्रकरण आपका समाप्त हो गया, मुम अम इत्यादि। तो आज का पाठ इतना ही रखेंगे, शेष कल करेंगे।